हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज से हम डिमांड का यूनिट जो है वो शुरू करने जा रहे हैं और आज के जो लेक्चर है ये इसमें हम मीनिंग ऑफ डिमांड और डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में बात करेंगे। जब हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड जो होती है उसे डिमांड बनने के लिए चार चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। यानी हम डिमांड को डिमांड तभी बोलेंगे जब ये चार चीज़ें सेटिस्फाई हो जाए, तब हम बोलेंगे कि ये डिमांड है, तब डिमांड का वर्ड हमने डिफाइन किया या तब हम बोलेंगे ये डिमांड है। पहला डिज़ायर, पहला चीज़ जो है डिमांड के लिए ज़रूरी डिज़ायर होनी चाहिए। हमें किसी चीज़ को परचेज करने के लिए पहले हमें डिज़ायर होनी चाहिए, यानी विलिंगनेस टू बाई। हमें ये गुड होना चाहिए या हमें ये सर्विस होनी चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द डिमांड यू हैव टू नोट डाउन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ायर होनी चाहिए। पहले हमें डिज़ायर होनी चाहिए, यानी मुझे वो चीज़ होना चाहिए या वो सर्विस होनी चाहिए। ये पहला चीज़ है, यानी विलिंगनेस टू बाई। सेकंड डिमांड के लिए इंपॉर्टेंट है जो चीज़ हमें विलिंग टू बाई, जिसकी चीज़ की हमें चाहत हो वो मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए, यानी उस गुड या सर्विस मार्केट में अवेलेबिलिटी उस गुड की होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, हमें परचेजिंग पावर होना चाहिए, यानी हमें उस गुड को परचेज करने के लिए मनी इनकम होनी चाहिए, तभी हम डिमांड कर सकते हैं या कोई चीज़ खरीद सकते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी मिसिंग होगा तो डिमांड नहीं है। अगर डिज़ायर है लेकिन गुड अवेलेबल नहीं है तो डिमांड नहीं है। अगर डिज़ायर भी है, गुड भी अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास मनी इनकम नहीं है तो डिमांड नहीं है। फोर्थ पॉइंट है विलिंग टू पे। और एक जो कंज्यूमर होता है या इंडिविजुअल, वो उस मतलब जो उसकी विलिंगनेस होनी चाहिए कि वो उस प्राइस पे खरीदेगा वो गुड, तभी डिमांड कहलाते हैं। यानी एक तो डिजायर होनी चाहिए और वो गुड अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में, और हमारे पास परचेजिंग पावर होना चाहिए। और जो हमारे पास परचेजिंग पावर है, मनी इनकम है, वो उस प्राइस के बराबर होना चाहिए जिस प्राइस पे वो गुड अवेलेबल है मार्केट में। जब ये फोर चीजें सेटिस्फाई हो जाए तभी हम कहते हैं कि डिमांड, ये डिमांड कहलाती है। यानी डिजायर प्लस अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड प्लस परचेजिंग पावर प्लस विलिंगनेस टू पे इज कॉल्ड द डिमांड। इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स में डिमांड। ठीक है, डिजायर प्लस अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड प्लस परचेजिंग पावर प्लस विलिंगनेस टू पे। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिमांड। और आपको एक बात याद रखनी है, डिमांड को हम हमेशा विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफाइन करते हैं, यानी with respect to time। demand is always defined with respect to time। यानी हमने इस टाइम कितनी डिमांड की, इस पीरियड में कितनी डिमांड की। ठीक है, ये आपको याद रखनी है ये बात। दूसरी बात आपको याद रखनी है, हम डिमांड को डिफाइन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू प्राइस। यानी जब हम डिफरेंट क्वांटिटीज होती है अवेलेबल डिफरेंट प्राइस पे, सो हम डिमांड को रिलेट करते हैं किससे, प्राइस। ये आपको याद रखनी है। यानी डिमांड इज ऑलवेज डिफाइंड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हम टाइम पीरियड भी लेते हैं। ठीक है, सो आपने ये बात समझी कि जब डिजायर भी होगी, परचेसिंग पावर भी होगी, विलिंगनेस भी होगी और अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड भी होगी, तभी हम कहलाएंगे ये डिमांड है। ठीक है, सो मैंने एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी that consumer is willing and able to buy at each possible prices during a given period of time। जो मैंने आपको पहले बोला कि डिमांड इज ऑलवेज डिफाइंड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी डिमांड वो क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी गुड या सर्विस की है जो एक कंज्यूमर बाय करता है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसी को इकोनॉमिक्स में डिमांड कहते हैं। ठीक है, अब आपको एक बात याद रखनी है, डिमांड का जो कंसेप्ट है ये फ्लो कंसेप्ट है कि स्टॉक कंसेप्ट है। क्या है, डिमांड जो है ये फ्लो कंसेप्ट है कि स्टॉक कंसेप्ट है, ये हम यहाँ पे मिटाएंगे। अब डिमांड जो है, देखो इकोनॉमिक्स में दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो होता है फ्लो, दूसरा होता है स्टॉक। फ्लो का मतलब है पीरियड ऑफ टाइम, स्टॉक का मतलब है पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक का मतलब है पॉइंट ऑफ टाइम,
पॉइंट ऑफ टाइम, और फ्लो का मतलब है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। सो आप खुद कर लीजिए डिसाइड डिमांड क्या है। अब डिमांड जो है ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डिमांड हम किसी पीरियड में लेते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने समर में डिमांड की समर क्लोथ्स की, मैंने विंटर में डिमांड की, वो पीरियड है विंटर पीरियड है, मैंने उस वक्त विंटर क्लोथ्स की डिमांड की। सो डिमांड जो है ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है। ये आपको बात याद रखनी है, डिमांड जो है एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें ज्यादा इतना मुश्किल सा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं है, आपको याद नहीं। सो इसके बाद आते डिमांड। आप समझी डिमांड क्या होती है। इसके बाद आती है इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। देखो इंडिविजुअल डिमांड का क्या मतलब है। इंडिविजुअल का मतलब है सिंगल, यानी जब एक कंज्यूमर यानी सिंगल कंज्यूमर डिमांड करेगा गुड को, उसको बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड। यानी इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए सिंगल, यहां पे हम लिखेंगे दैट ए सिंगल कंज्यूमर is willing and able to buy at each possible prices during a given period of time। यानी एक इंडिविजुअल की डिमांड को क्या बोलेंगे हम, इंडिविजुअल डिमांड। यानी जब एक कंज्यूमर डिमांड करेगा डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, तो उसको बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड, सिंपल। तो मार्केट डिमांड के क्या मतलब है। मार्केट डिमांड का मतलब है जब इकोनॉमी में सारे कंज्यूमर्स डिमांड करेंगे तो उसको बोलेंगे मार्केट डिमांड, बिकॉज मार्केट होल डिमांड होल। जब फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में सिर्फ 5 बंदे हैं, जब पांचों ने डिमांड की एक साथ तो इसको बोलेंगे मार्केट डिमांड। सो मार्केट डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ऑल कंज्यूमर्स सारे कंज्यूमर्स जो भी इकोनॉमी में अवेलेबल है is willing and able to buy at each possible prices during a given period of time। ठीक है, सो इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है जब एक व्यक्ति a single consumer demand a good and is willing to buy at each possible prices during a given period of time। मार्केट डिमांड का मतलब है जब सारे कंज्यूमर्स डिमांड करेंगे किसी चीज का, उसको बोलेंगे मार्केट डिमांड। ये हम समझेंगे टेबल के जरिए मार्केट डिमांड क्या होती है और इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है। मैं इसको रब करूंगा तब तक। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा इतना। देखो यहाँ पे हम बनाएंगे डिमांड शेड्यूल। क्या बनाएंगे, डिमांड शेड्यूल। ठीक है, ज़्यादा इसमें हम कोई भी मतलब आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम लेंगे प्राइस को दिखाएंगे, यहाँ पे एक व्यक्ति की डिमांड दिखाएंगे, इंडिविजुअल एज डिमांड। यहाँ पे हम दिखाएंगे बी की डिमांड। ए की डिमांड क्या है, अब ये है इंडिविजुअल डिमांड। बी की डिमांड क्या है, ये है इंडिविजुअल डिमांड। और यहाँ पे हम लेंगे मार्केट डिमांड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप प्राइस ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे 5, 10, 15। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे ए की डिमांड है 100। आप कोई भी ले सकते हो जो आपकी मर्जी है, 50, 20। और इस प्राइस पे ये व्यक्ति यानी बी कंज्यूमर 50 लेता है, 40 लेता है, उसके बाद लेता है 30। ठीक है, ए की डिमांड ₹5 पर 100 है। जब प्राइस इंक्रीज हुआ तो ए की डिमांड घट गई यानी डिक्रीज हुई। बी की डिमांड जो है वो है ₹5 पर 50। इसके बाद जो ही प्राइस बढ़ गया उसकी डिमांड जो घट गई। सो ए की डिमांड क्या है, इट्स ए इंडिविजुअल डिमांड। बी की क्या है, इंडिविजुअल डिमांड। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे ये क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड। 50 और 100 को मिला के कितना मिलेगा हमें, 150। ठीक है, 50 और 40 को मिला के हमें कितना मिलेगा, 90। 30 और 20 को मिला के हमें मिलेगा 50। ठीक है, सो मार्केट डिमांड है, ये क्या होता है, ये होता है सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। ये भी हम कह सकते हैं, एक है इंडिविजुअल डिमांड, बी भी है डिमांड इंडिविजुअल डिमांड। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे वहां मिलेगा हमें मार्केट डिमांड। सो वी कैन सी दैट मार्केट डिमांड इज अ समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स, सिंपली। ठीक है, अब हम ग्राफ पे देखेंगे। देखो ग्राफ यहाँ पे हम लेंगे 3 ग्राफ हम लेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा आराम से, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से वाई एक्सिस से लेंगे प्राइस, यहाँ से हम लेंगे क्वांटिटी डिमांड, यहाँ से ही प्राइस, ये है क्वांटिटी डिमांड, ये है क्वांटिटी डिमांड। देखो 5 ए का डिमांड शेड्यूल हम बनाएंगे। 5 पे ये करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से जब हम
प्राइस 5 था, इसकी डिमांड जो थी वो थी 100। जो ही प्राइस 10 हुआ इसकी डिमांड घट गई 50। जो ही प्राइस फॉर एग्जांपल 15 हुआ इसकी डिमांड घट गई 20। ठीक है, जब हम इनको मिलाएंगे ये क्या बन गया, ये जब ये पॉइंट यहाँ पे हुआ, ये है इंडिविजुअल डिमांड करो, ए की डिमांड करो। इसी तरह से हम बी की डिमांड करो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइस तो सेम है, 5 पे वो कितनी डिमांड कर रहा है, 5 पे वो उसकी डिमांड है, 5 पे है उसकी डिमांड फॉर एग्जांपल 50। 10 पे उसकी डिमांड कितनी है, 10 पे उसकी डिमांड है फॉर एग्जांपल 40, फिर है उसकी डिमांड 30। जब हम इनको मिलाएंगे यहाँ पे बी की डिमांड मिल जाएगी, बी की डिमांड करो मिल जाएगी, जो कि डाउनवर्ड स्लोप है। जब हम मार्केट डिमांड की बात करेंगे तो हम समेशन करेंगे। देखो 5 पे मार्केट डिमांड है, जो यहाँ पे 5 जो प्राइस है मार्केट डिमांड है उस वक्त कितनी, 150। ठीक है, जब प्राइस हुआ 10 तो ये घट गई 90, डिक्रीज हुई, फिर 50 हुई किस प्राइस पे, 15 के प्राइस पे। ठीक है, जब हम इसको मिलाएंगे इन पॉइंट्स को, यहां पे मिलेगी MKT लिखेंगे, मार्केट डिमांड करो। सो मार्केट डिमांड किस तरह से हमें हासिल हुई, जब हमने समेशन किया, ऐड किया, ए की डिमांड कितनी है और बी की डिमांड कितनी है, तो वहां से हमें क्या हासिल हुआ, मार्केट डिमांड करो। सो वी कैन से दैट मार्केट डिमांड करो इज द हॉरिजॉन्टल समेशन। मार्केट डिमांड करो जो है, देखो 30 प्लस 20, 30 प्लस 20 50 को, इसको ये है हॉरिजॉन्टल करो, ये है वर्टिकल करो। सो मार्केट डिमांड करो इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स, यानी ये हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ है इंडिविजुअल डिमांड की। देखो हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स, ये आपको बात याद रखनी है, यानी मार्केट डिमांड कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। देखो ये है वर्टिकल एक्सिस, ये है ये है हॉरिजॉन्टल, ये है बी की फॉर एग्जांपल, ये है फॉर एग्जांपल ये इसकी डिमांड है, ये ए की डिमांड करो है, ये बी की डिमांड करो है। मार्केट डिमांड करो जब मिलेगी जब हम ए और बी को ऐड करेंगे। ऐड किस तरह से हम करते हैं, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ये है हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल। सो हॉरिजॉन्टल समेशन एग्जाम में आ सकता है, हॉरिजॉन्टल समेशन, सो मार्केट डिमांड कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। ठीक है, सो ये था डिमांड के बारे में, इंडिविजुअल डिमांड क्या होती, मार्केट डिमांड क्या होती, और मार्केट डिमांड किस तरह से हमें मिलती है, जब हम ऐड करते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स को, वहां से हमें मिलती है हॉरिजॉन्टल, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। सो मार्केट डिमांड कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये था थोड़ा सा डिमांड के बारे में, इंडिविजुअल डिमांड के बारे में, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, आराम से समझना, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब है यह, और वी कैन से दैट फैक्टर्स ऑफ डिमांड। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब है वो फैक्टर जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, या डिमांड को इंक्रीज करेंगे या डिमांड को डिक्रीज करेंगे, उन्हीं को बोलते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। यानी वो फैक्टर्स जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं, इफेक्ट इन द सेंस चाहे इंक्रीज करते हैं कभी और कभी डिक्रीज करते हैं, इन्हीं को बोलते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। पहला फैक्टर आराम से सुनना, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, पहला फैक्टर जो डिमांड को इफेक्ट करता है वो होता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी का जो अपना प्राइस होता है वो डिमांड को इफेक्ट करता है। किस तरह से इफेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अगर प्राइस डिक्रीज हुआ, माइनस का मतलब है डिक्रीज, मैंने यहाँ पे डिनोट किया, अगर प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ जाएगी। सो हमारी डिमांड इफेक्ट तो हुई, चाहे प्राइस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, सो हमारी डिमांड पे असर पड़ गया, हमारी डिमांड इफेक्ट हुई। जब प्राइस इंक्रीज हुआ हमारी डिमांड डिक्रीज हुई, जब प्राइस डिक्रीज हुआ हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज हुई। ठीक है,
सो कमांडिटी का अपना प्राइस, जो कमांडिटी का अपना प्राइस होता है उससे भी डिमांड इफेक्ट होती है। अगर प्राइस ज़्यादा हुआ तो डिमांड डिक्रीज हुई, अगर प्राइस कम हुआ तो डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज द फर्स्ट फैक्टर विच इफेक्ट्स आवर डिमांड, जो डिमांड को इफेक्ट करता है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट वन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आपस में रिलेट होते हैं, या वी कैन से दैट प्राइस ऑफ वन गुड इफेक्ट द डिमांड ऑफ अनदर गुड इज कॉल्ड द रिलेटेड गुड्स। यानी रिलेटेड गुड्स आर दोज गुड्स हुज प्राइस ऑफ वन गुड इफेक्ट द डिमांड ऑफ अनदर गुड। एक के प्राइस से दूसरे की डिमांड जब इफेक्ट होती है उसको बोलते हैं रिलेटेड गुड्स। सो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से भी इफेक्ट होती है डिमांड। रिलेटेड गुड्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। सो रिलेटेड गुड्स समझ आया, जो रिलेट आपस में होते हैं, यानी या हम कह सकते हैं एक के प्राइस चेंज होने से दूसरी की डिमांड इफेक्ट होती है, इसको बोलते हैं रिलेटेड गुड्स। ये दो तरह के होते हैं, एक तो होता है सब्स्टिट्यूटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूटेड गुड्स, ठीक है। दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पहले हम सब्स्टिट्यूटेड गुड्स की बात करेंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड ईच अदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल टाटा स्काई डिश टीवी, ठीक है, कोलगेट पेप्सोडेंट, CNG पेट्रोल, ठीक है। सो दीज आर द गुड्स व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड ईच अदर, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड गुड्स वो गुड्स होते हैं जो सब्स्टिट्यूट किए जाते हैं एक दूसरे के साथ, यानी वो सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं। देखो कोलगेट से जो है टाटा स्काई है टीवी हम चलाते हैं, डिश टीवी भी सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं। सो इन गुड्स में क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट है पर जब एक का प्राइस इंक्रीज होता है, किन गुड्स में, सब्स्टिट्यूटेड गुड्स में, अगर प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज हुआ, ठीक है, एक्स एक गुड के प्राइस इंक्रीज होने से दूसरे गुड की डिमांड बढ़ जाती है। दो गुड मैंने लिए एक्स और वाई, अगर एक्स और वाई पहले ही पता है हमें ये सब्स्टिट्यूटेड गुड्स है, अगर एक्स का गुड का प्राइस इंक्रीज हुआ तो वाई की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि बोथ एक्स एंड वाई आर सब्स्टिट्यूटेड गुड्स। देखो अगर टाटा स्काई के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएंगे डिश टीवी तो, सो डिश टीवी की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोलगेट का प्राइस राइज हो जाएगा तो कंज्यूमर शिफ्ट करेंगे पेप्सोडेंट की, सो कोलगेट के प्राइस इंक्रीज होने से पेप्सोडेंट की डिमांड बढ़ गई। इन्हीं को बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड गुड्स, यानी एक का प्राइस इफेक्ट करता है दूसरे की डिमांड पे। अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो लोग शिफ्ट करेंगे पेप्सोडेंट को और डिमांड बढ़ जाएगी पेप्सोडेंट की। देखो मैं एक एग्जांपल लूंगा यहाँ से। फॉर एग्जांपल पहले कोलगेट का जो प्राइस था वो था 10 रुपीज, उसके पास 100 कंज्यूमर्स थे। पेप्सोडेंट का प्राइस था फॉर एग्जांपल 10 रुपीज, इसके पास भी 100 कंज्यूमर्स थे, ठीक है। अब क्या हुआ, कोलगेट का प्राइस 20 हुआ, सो यहाँ से कंज्यूमर्स भागेंगे, वो पेप्सोडेंट खरीदेंगे। अब कंज्यूमर की डिमांड हो गई, पेप्सोडेंट की डिमांड बढ़ गई 110, ठीक है। सो इसके प्राइस के इंक्रीज होने से उसकी डिमांड बढ़ गई, दूसरे गुड की डिमांड बढ़ गई, बिकॉज बोथ द गुड्स आर सब्स्टिट्यूटेड गुड्स। सो जब प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीजेस and the demand of other good increase, it is called the substituted goods, ठीक है। सो इससे भी डिमांड इफेक्ट होती है। देखो जब कोलगेट की प्राइस इंक्रीज हुआ, पेप्सोडेंट की डिमांड बढ़ गई, ठीक है। यह है पहला टाइप ऑफ रिलेटेड गुड। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नाम से ही पता चलता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड। एक सिंगल डिमांड को डिफाइन करने के लिए ये दोनों गुड्स एक साथ यूज होते हैं,
तभी हम एक सिंगल डिमांड को ये सेटिस्फाई करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एक ही डिमांड को, अगर हमारी एक वांट है, एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हमें दो गुण होने चाहिए जरूरी। फॉर एग्जाम्पल हमारी वांट है टूर पर जाने की, तो कार होनी चाहिए, कार के साथ साथ पेट्रोल होना चाहिए। जब ये दोनों चीज होंगे तभी हम टूर कर पाएंगे। सो बिकॉज कार एंड पेट्रोल आर कंप्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, देखो कार एंड पेट्रोल आर कंप्लीमेंट्री गुड्स, दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल, ये है कंप्लीमेंट्री। पेन एंड इंक, दीज आर द कंप्लीमेंट्री गुड्स। इनमें क्या होता है, अगर पी ऑफ एक्स, अगर एक के गुड में प्राइस इंक्रीज हुआ तो दूसरे की डिमांड डी ऑफ वाई फॉल हो जाएगी। अगर हम एक्स लेंगे कार तो वाई लेंगे पेट्रोल। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर कार का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एक के प्राइस इंक्रीज होने से दूसरे की डिमांड जब फॉल हो जाएगी तब हम बोलेंगे कंप्लीमेंट्री गुड्स। तब व्हेन द प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीजेस एंड द डिमांड ऑफ अदर गुड फॉल्स, इट इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इंक पेन की फॉर एग्जांपल 10 डिमांड है, ठीक है, अगर इंक जो है, इंक का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो इसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, पेन की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। एक का प्राइस जब अप हो जाएगा दूसरे की डिमांड जब फॉल हो जाएगी, कंप्लीमेंट्री गुड्स। एक का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, सब्स्टिट्यूटेड गुड्स। सिंपली सो इनसे भी प्राइस, इनसे भी डिमांड इफेक्ट होती है। ठीक है, सो दीज आर द टू डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। इसके बाद और एक डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड है जिसको बोलते हैं इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर की वाई मतलब इनकम इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाती है। सो कंज्यूमर की जो इनकम होती है इससे भी डिमांड इफेक्ट हो जाती है। ठीक है, बट इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, अगर नॉर्मल गुड का केस हो, फॉर एग्जाम्पल पेन है, राइस है या कोई चीज है, अगर नॉर्मल गुड हो, नॉर्मल गुड, वाई वो इनकम इंक्रीज होने से डिमांड बढ़ जाएगी, डी इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ नॉर्मल गुड। दूसरा टाइप है गुड का इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड, इंफीरियर गुड में क्या होता है, इनकम इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होती है या इनकम डिक्रीज होने से डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, देखो इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर सेकंड हैंड यूज्ड, यानी वो गुड जो सेकंड हैंड गुड हो सेकंड हैंड गुड्स, यानी वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ सेकंड हैंड क्लोथ्स। इंफीरियर गुड, या वो मतलब दालें जो इंफीरियर हो, फॉर एग्जाम्पल बाजरा की बात करेंगे, अगर यहाँ पे बाजरा की बात करेंगे वो एक इंफीरियर गुड है। यानी आप याद रखो इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर सेकंड हैंड गुड्स। सिंपली जो सेकंड हैंड, जो ही हमारी इनकम बढ़ जाती है हम अब सेकंड हैंड गुड्स नहीं खरीदते हैं, हम दूसरे अच्छे से क्लोथ्स खरीदते हैं। लेकिन जो ही हमें हमारी इनकम घट जाती है, डिक्रीज होती है, हम इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। सो वी कैन से दैट इनकम ऑफ द कंज्यूमर इफेक्ट द डिमांड। अगर नॉर्मल गुड होगा तो इनकम ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी। अगर इंफीरियर गुड होगा इनकम ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी। उस वक्त इनकम बढ़ने से डिमांड हम कम करेंगे इंफीरियर गुड की, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ गई, अब हम इंफीरियर नहीं यूज़ करेंगे, हम सुपीरियर गुड यूज़ करेंगे। सो दैट्स वाई यहाँ पे नेगेटिव इनकम इफेक्ट है, तभी हम बोलते हैं इंफीरियर गुड्स में नेगेटिव इनकम इफेक्ट है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट। इनकम बढ़ने से डिमांड डिक्रीज होती है, नेगेटिव वही है, एक के बढ़ने से दूसरा काम होता है, उसको बोलते हैं नेगेटिव। सो इंफीरियर गुड्स में नेगेटिव इनकम होता है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होता है, क्योंकि इनकम बढ़ने से हमारी डिमांड भी बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। तो इससे भी डिमांड इफेक्ट हो जाती है, यानी जब हमारी इनकम चेंज हो जाएगी तो डिमांड इफेक्ट चेंज हो जाएगी। ये हम अलग से पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स में, मैं पूरा समझाऊंगा आपको नॉर्मल गुड्स क्या होता है, इंफीरियर गुड्स क्या होता है। फिलहाल आप याद रखिए अगर इनकम बढ़ गई
नॉर्मल गुड का केस होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, अगर इंफीरियर गुड होगा इनकम बढ़ जाएगी, डिमांड घट जाएगी, क्योंकि अब हम इंफीरियर गुड यूज़ नहीं करेंगे। इंफीरियर गुड्स हम देख लेंगे सेकंड हैंड क्लोथ, सेकंड हैंड कार, इंफीरियर तो हम सुपीरियर गुड अब यूज़ करेंगे। लेकिन जब इनकम डिक्रीज होगी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी इंफीरियर गुड की, ठीक है। सो दीज आर द 3 डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। और एक डिटरमिनेंट है, यानी और एक फैक्टर है जो हमारी डिमांड को चेंज करता है, ठीक है, वो है टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस एक वास्ट टर्म है, इसमें फैशन भी आता है, सब कुछ इसी में आता है। अगर टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस किसी गुड के लिए फेवरेबल हो, फॉर एग्जांपल कोई गुड फैशन में आया तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जब फेवरेबल हो तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। जब किसी गुड के लिए टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस अनफेवरेबल हो तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यह है और एक फैक्टर। इसके बाद है एक्सपेक्टेशंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एक्सपेक्टेशंस। अगर कंज्यूमर को या लोगों को पता चलेगा कि आने वाले टाइम में इस मार्कर का जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाएगा, सो प्रेजेंट जो है प्रेजेंट में वो कंजप्शन यानी डिमांड कम करेंगे। सो एक्सपेक्टेशंस भी एक इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट है, क्योंकि अगर उनको पता चलेगा आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ जाएगा, फॉर एग्जांपल राइस का, तो प्रेजेंट में वो ज्यादा डिमांड करेंगे राइस की। सो डिमांड तो इफेक्ट हुई, डिमांड तो अल्टर हुई। सो एक्सपेक्टेशन इज अनदर डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। इसके बाद है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, वो एक डिटरमिनेंट है, ठीक है। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन अनदर डिटरमिनेंट। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर इकोनॉमी में पॉपुलेशन ज्यादा होगी, ज्यादा बढ़ रही होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, तो डिमांड इफेक्ट हुई। कंपोजिशन का मतलब है ज्यादा मैन है, ज्यादा वुमेन है, ज्यादा बूढ़े हैं, ज्यादा बच्चे हैं, ये कौन सा कंपोजिशन है पॉपुलेशन में, कौन सा कंपोजिशन बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर यंग पॉपुलेशन है तो वो गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी जो यंग पीपल पहनते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। उसके बाद है और एक एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट इज अनदर डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड, ये भी हमारी डिमांड को अल्टर करता है। अगर इस मार्कर की डिमांड पहले 5 ही थी, मैं जब एडवर्टीजमेंट करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करूंगा तो डिमांड कभी कभार बढ़ जाती है। सो दिस इज द अनदर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। सो दीज आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी वो फैक्टर जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, वो फैक्टर जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। और हमने पढ़ा आज डिमांड के बारे में, डिमांड क्या होती है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, मार्केट डिमांड क्या होती है, मार्केट डिमांड के बारे में हमने सुना। उसके बाद हमने पढ़ा डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, वो फैक्टर जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।